कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म तेरा अपना। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं, आज से हम लोग प्रकाश के टॉपिक में लड़ाई लड़ेंगे। और जैसा कि आप सभी बहादुर छात्र छात्राएं हमारे साथ हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा टॉपिक पर। और आज हम आपके सामने एक बेहतरीन चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। हमारा तरंग चैप्टर समाप्त हो चुका है और इसलिए सभी के कहने पर हम प्रकाश का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। प्रकाशिक यंत्र का मतलब है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ बोर्ड पर ध्यान दीजिए और सभी लोग जो है लड़ाई लड़िए और अच्छे से समझिए। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रकाशिक यंत्र। प्यारे बच्चों, तरंग चैप्टर समाप्त हो चुका है और ये प्रकाश का अंतिम चैप्टर है। और प्रकाश में 3 ही चैप्टर हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि प्रकाश में एक बार पढ़ाया हूँ, दोहरा दूँ और अच्छे से समझा दूँ, तो सभी साथी ध्यान देंगे। प्रकाशिक यंत्र। फिजिक्स एक ऐसी प्यारी खूबसूरत सरल विषय होती है जिसमें नाम से ही परिभाषाएं बन जाती है। नामकरण देखो, प्रकाशिक यंत्र माने प्रकाश की घटनाओं पर आधारित यंत्र या डिवाइस। कहने का तात्पर्य हुआ कि ऐसे सभी उपकरण जो प्रकाश की परावर्तन और अपवर्तन घटनाओं पर काम करते हैं, उन्हें हम बेटा प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। ठीक है, ऐसे समस्त उपकरण जो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन घटनाओं पर वर्क करते हैं या बने होते हैं, उन्हें हम प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ बेटा, ऐसे यंत्र जो प्रकाश के परावर्तन व अपवर्तन घटनाओं पर बने हों, क्या कहलाते हैं? ऐसे समस्त यंत्र जो प्रकाश की परावर्तन और अपवर्तन घटनाओं पर वर्क करे या प्रकाश की परावर्तन या अपवर्तन घटनाओं पर बने हो, उन्हें क्या कहते हैं? प्रकाशिक यंत्र। बच्चों, अध्ययन में सरलता हेतु प्रकाशिक यंत्रों को 2 भागों में बांटा गया है। प्रकाशिक यंत्र 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। कृत्रिम प्रकाशिक यंत्र। कौन सा प्रकाशिक यंत्र? कृत्रिम। और दूसरा है प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र। नाम से ही परिभाषा स्पष्ट हो जा रही है। ऐसे समस्त प्रकाशिक यंत्र जो मानव निर्मित हो, जिनका निर्माण हम आप किए हो, उसे ही क्या कहते हैं बेटा? कृत्रिम प्रकाशिक यंत्र। और ऐसे समस्त प्रकाशिक यंत्र जो प्रकृति में स्वतः प्राप्त हो, स्वतः मिलते हो, उन्हें क्या कहा जाता है? प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र। प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र का खूबसूरत उदाहरण मानव नेत्र होता है। मानव नेत्र प्रकृति में स्वतः प्राप्त होने वाला ऐसा उपकरण है, ऐसा डिवाइस है जो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन घटनाओं पर काम करता है। माने मानव नेत्र प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है। ये दैट क्लियर? मनुष्य द्वारा निर्मित प्रकाशिक यंत्र प्राकृतिक और कृत्रिम प्रकाशिक यंत्र कहलाता है। कृत्रिम प्रकाशिक यंत्र भी अध्ययन में सहूलियत हेतु
दो प्रकार के बनाए गए हैं। हम जो है प्रकाशिक यंत्रों का अध्ययन सरल रूप में कर सके, इसलिए कृत्रिम प्रकाशिक यंत्रों को मैं आपके सामने दो प्रकार का बांट कर समझा रहा हूं, बता रहा हूं। तो देखो जरा ध्यान से, कृत्रिम प्रकाशिक यंत्र में पहले प्रकाशिक यंत्र है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी माने सूक्ष्मदर्शी, अंग्रेजी है इनकी माइक्रोस्कोप। ठीक है अनीस बेटा। दूसरे प्रकाशिक यंत्र है दूरदर्शी। दूरदर्शी की अंग्रेजी होती है टेलीस्कोप। तो यहां ध्यान से समझिए और सभी लोग जानिए कि कृत्रिम प्रकाशिक यंत्र मतलब मानव निर्मित प्रकाशिक यंत्र गुणों के आधार पर, प्रवृत्ति के आधार पर दो भागों में बांटे जाते हैं, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी क्या है जान लीजिए, ऐसे समस्त प्रकाशिक यंत्र जो अत्यंत छोटी से छोटी सूक्ष्म वस्तुओं का कई गुना बड़ा प्रतिबिंब स्पष्टतया दिखाने के लिए प्रयुक्त हो, वो क्या कहलाते हैं? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी ऐसे समस्त प्रकाशिक यंत्र होते हैं जो बहुत छोटी से छोटी वस्तुओं का कई गुना बड़ा स्पष्ट चमकीला प्रतिबिंब दिखाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, वे सूक्ष्मदर्शी हैं। इसी प्रकार ऐसे समस्त प्रकाशिक यंत्र जो दूर स्थित वस्तुओं का, जैसे ग्रह तारे नक्षत्र, दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट बड़ा चमकीला प्रतिबिंब दिखाने के काम में लिए जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो कहने का मतलब मानव द्वारा निर्मित प्रकाशिक यंत्र कृत्रिम प्रकाशिक यंत्र कहलाता है। और गुणों के आधार पे कृत्रिम प्रकाशिक यंत्र कई प्रकार के हुए? दो प्रकार के, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी। वह प्रकाशिक यंत्र जो अत्यंत छोटी से छोटी या सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं का कई गुना बड़ा स्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब दिखाने में प्रयुक्त हो, उसे हम जो है सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। और वह प्रकाशिक यंत्र जो बहुत दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब दिखाने के लिए प्रयुक्त हो, उसे हम क्या कहते हैं? दूरदर्शी। इधर क्लियर? और आपको बेटा इस लेसन में मैं दिखाऊंगा कि हमें जो है दो प्रकार के सूक्ष्मदर्शी पढ़ने को मिलते हैं। कई प्रकार के सूक्ष्मदर्शी पढ़ने को मिलते हैं? एक को हम कहते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरे को कहते हैं संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी। क्या कहते हैं बच्चों? संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी। और ऐसे ही बेटा दूरदर्शी भी इस लेसन में दो प्रकार के पढ़ने को है। एक है अपवर्तनी दूरदर्शी। कौन सा दूरदर्शी बेटा? अपवर्तनी दूरदर्शी। या दूसरा है परावर्तक दूरदर्शी। कौन सा दूरदर्शी बेटा? परावर्तक दूरदर्शी। तो अब आप समझ गए कि वह दूरदर्शी जो अपवर्तन की घटना पर काम करे और वह दूरदर्शी जो परावर्तन की घटना पे काम करे, दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं। तो अब आप समझ गए बेटा कि हमें अगर प्रकाशिक यंत्र पढ़ना है तो हम प्रकाशिक यंत्र दो तरह के मानकर पढ़ेंगे। एक ऐसे प्रकाशिक यंत्र जो प्रकृति में स्वतः प्राप्त होते हो, जैसे कि मानव नेत्र, और दूसरे ऐसे प्रकाशिक यंत्र जो मानव निर्मित हो, कृत्रिम प्रकाशिक यंत्र। लेकिन जो कृत्रिम प्रकाशिक यंत्र जो मनुष्यों द्वारा प्रकाशिक यंत्र बनाए गए हैं, वो गुण के आधार पर कई तरह के हैं? दो। एक सूक्ष्मदर्शी है और दूसरा दूरदर्शी। छोटी से छोटी वस्तुओं का, सूक्ष्म वस्तुओं का कई गुना बड़ा और स्पष्ट चमकीला प्रतिबिंब अगर हमें दिखाना हो तो इसके लिए जिन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है वे यंत्र सूक्ष्मदर्शी कहलाते हैं। और दूर वाली वस्तुओं का
स्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब देखने के लिए जिन यंत्रों का उपयोग किया जाता है वे दूरदर्शी कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, सूक्ष्मदर्शी भी दो पढ़ने हैं हमको, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। दूरदर्शी भी दो पढ़ने हैं, अपवर्तनी दूरदर्शी। और एक बात और बताना चाहेंगे अवनीश यादव जी कि जैसे कोई भी प्रकाशिक यंत्र अगर पढ़ा जाता है, कोई भी प्रकाशिक यंत्र, वो भी खासतौर से कृत्रिम, तो मतलब चाहे सूक्ष्मदर्शी पढ़ा जाए चाहे दूरदर्शी, और अगर इसका वर्णन करना होता है तो इसका वर्णन 3 स्टेप में किया जाता है। सबसे पहले हम थोड़ा उस उपकरण का इतिहास बताते हैं, कौन बनाया, किस काम में लिया जाता है, क्या करता है, और फिर उसके बाद उसकी रचना मतलब जो है कैसे बना है, कैसे दिखता है। और फिर तीसरा पॉइंट है क्रिया विधि आरेख, आरेख सहित क्रिया विधि, माने चित्र बनाते हुए जो है क्रिया विधि। और चौथा पॉइंट रहता है बेटा आवर्धन क्षमता। तो जरा ध्यान से देखो और रहमान चाचा हमारी बात सुनो। किसी प्रकाशिक यंत्र का चाहे इसका वर्णन करें, चाहे इसका वर्णन करें, चाहे इसका, चाहे इसका, लेकिन कई पदों में वर्णन करेंगे बेटा 4। हमें 4 पॉइंटों की जरूरत पड़ती है वर्णन करने के लिए। किसका किसका? यंत्रों का। पहले थोड़ा इतिहास बताना पड़ेगा, ये तो इजी है, हर प्रकाशिक यंत्र का इतिहास थोड़ा बहुत हम बता देंगे। फिर रचना माने वो बना कैसे है, उसका डायग्राम फिगर कैसे है, और फिर उसके बाद क्रिया विधि आरेख, माने वो जैसे काम करता है बकायदा किरण उड़न खींच कर दिखाओ। और चौथा क्या है बेटा? आवर्धन क्षमता। अब यहाँ अवनीश जी काम की बात यह है कि इंटर लेवल की चीजों में ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है। हाई स्कूल में जब हम लोग पढ़ते थे तो भी ये सारी चीजें हमें पढ़ने को मिलती थी और इन्हीं पॉइंटों में वर्णन करते थे। लेकिन हाई स्कूल और इंटर में फर्क क्या है? हाई स्कूल में आवर्धन क्षमता का जो सूत्र रहता था वो डायरेक्ट लिख दिया जाता था, लेकिन यहाँ इंटर में आवर्धन क्षमता का सूत्र डिराइव करना पड़ेगा। तो चाहे हम इसको पढ़े, चाहे इसको पढ़े, चाहे इसको, चाहे इसको, ये तो समझ गए कि हमको इस लेसन में आपको 4 उपकरण पढ़ाना है। ठीक है, कई उपकरण पढ़ाने में क्या? 4 उपकरण में क्या क्या समझाना रहेगा? इतिहास, रचना कैसे बना है, और क्रिया विधि आरेख, साथ ही साथ आवर्धन। मेन इंटर वाले बच्चों को क्या तैयार करना रहेगा? ये 2 चीजें, क्रिया विधि आरेख और आवर्धन क्षमता पे ही नंबर मिलेगा। बाकी ये लिखो दोनों, चाहे ना लिखो कोई मतलब नहीं, इसको सजाने के लिए दोनों लिखा जाएगा। तो अब बेटा आवर्धन क्षमता हर यंत्र का डिराइव करना पड़ेगा, डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा पहले आपको 2 चीजें समझा दे रहे हैं कि आवर्धन क्षमता क्या है, कैसे निकालोगे। आवर्धन क्षमता किसी प्रकाशिक यंत्र की क्या है, कैसे निकालोगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए जरा, आवर्धन क्षमता की बात है। आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर, हम उल्टा चल रहे हैं। आवर्धन क्षमता बच्चों यम से लिखी जाती है, यम बराबर बीटा बाई अल्फा होती है। क्या होती है? एक्चुअली में आवर्धन क्षमता जो बीटा बाई अल्फा है, आप जानते हो गणित में खासतौर से त्रिकोणमिति में पढ़ाते समय टीचर आपको बताते हैं कि अगर कोण बहुत छोटे होते हैं तो साइन का स्टैंड हटा दिया जाता है, साइन थीटा को थीटा लिख दिया जाता है। अगर कोण बहुत छोटा हो, टैन थीटा को थीटा लिख दिया जाता है। तो रियल में ये जो एम बराबर बीटा बटे अल्फा है, ये सही टैन बीटा बटे टैन अल्फा था, लेकिन हम लोग इसको सूत्र में क्या प्रयोग करते हैं? बीटा बटे अल्फा। तो अगर हमको किसी प्रकाशिक यंत्र का वर्णन करना है बेटा बेटी, तो हम जान रहे हैं कि इतिहास बताना रहेगा, रचना बताना रहेगा, क्रिया विधि आरेख बताना रहेगा, और आवर्धन। ज्यादा डिस्कस में आपको किसके बारे में कर रहा हूं? आवर्धन क्षमता का। आवर्धन क्षमता बतानी रहेगी, माने बीटा बटे अल्फा बताना रहेगा। तो अभी तो हम जान ही नहीं रहे बीटा क्या है, अल्फा क्या है। अगर हम जानते रहे बीटा और अल्फा क्या है तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो बीटा और अल्फा क्या है, इसको सुना। पहले बेटा आप जानो अल्फा क्या है। किसको जानो बेटा? अल्फा। अल्फा का मतलब है दर्शन कोण, विजुअल एंगल। अल्फा का मतलब
विजुअल एंगल। अल्फा का मतलब दर्शन कोण या विजुअल एंगल। अब देखो, डॉक्टरों ने पता लगाया है क्या कि जो स्वस्थ नेत्र होती है, माने अगर किसी की आंखें सही है, स्वस्थ नेत्रों से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का हूबहू प्रतिबिंब दिखता है। और इस दूरी को, जितनी दूरी पर आप जो है किसी वस्तु को स्पष्टतया देख पाते हैं, उस दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहा जाता है। और हर आदमी के लिए इसकी वैल्यू कितना होती है? 25 सेमी, कैपिटल डी से लिखा जाता है। मेरी बात समझ में आई नहीं है? हमने बताया बेटा कि हमको आवर्धन क्षमता की जरूरत पड़ेगी, फिर बताया कि आवर्धन क्षमता का मतलब क्या होता है? बीटा बटे अल्फा। फिर आपको बताया बेटा कि बीटा जान लो क्या है, अल्फा जान लो क्या है, तभी तो निकाल पाओगे हर डेरिवेशन में। तो यहां ध्यान दो, अल्फा का मतलब क्या बताया है ऊपर बोर्ड पर? विजुअल एंगल, दर्शन कोण। ठीक, तो अब है क्या ये दर्शन कोण? देखो, अभी बता रहे थे कि स्वस्थ नेत्रों से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तुएं स्पष्टतया दिखाई देती है, हूबहू दिखाई देती है। तो यह दूरी क्या कहलाती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, वैज्ञानिक नाम है बड़ा बड़ा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किससे लिखा जाता है? मान कितना होता है मनुष्यों के लिए? ठीक है, 25 सेमी। तो अब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर कोई वस्तु रखी हो, नेत्रों के सामने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर क्या रखी हो? वस्तु। और वस्तु कहीं निचला सिरा या कौन सिरा है? दोनों सिरा का आंखी से मिलाए जाए, एक मतलब वस्तु या आंखी कोण बनवत भागना है, जब कोण बनवत भयात है। मतलब परिभाषा कैसे बनेगी समरीन? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण दर्शन कोण कहलाता है। समझ में? अगर कोई वस्तु कहां रखी हो? स्पष्ट दृष्टि की माने 25 सेमी दूरी पर, और वो वस्तु क्या बनाए नेत्र पे, तो उसी कोण को क्या कहते हैं? समझ में? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा कहां पर बना कोण? नेत्र पर बनाओ कोण, विजुअल एंगल या दर्शन कोण कहलाता है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण कौन सा कोण कहलाता है? अल्फा से लिखा जाता है। और अगर ये कोण छोटा बना है तो इसका मतलब वस्तु छोटी है, और ये कोण ज्यादा बना हो तो इसका मतलब वस्तु बड़ी है। और अगर वस्तु नजदीक रहती है नेत्रों के तब भी यह कोण छोटा बनता है, और वस्तु दूर रहती है तब भी यह कोण जो है बड़ा बनता है। तो मतलब अगर अभी हम जो है वंश अग्रवाल दो वस्तु दे दे आपको, और आपको कहे कि इनसे नेत्रों पर दर्शन कोण बनवाओ, और आपने देखा कि ललका मार्कर नेत्रों पर दर्शन कोण 50 अंश का बना रहा है, और करीबा मार्कर नेत्र पर दर्शन कोण 40 अंश का बना रहा है, तो इससे आपको क्या पता लगी? इससे पता लगी कि ललका मार्कर करियाई मार्कर से बड़ा भी है और करियाई मार्कर से दूर भी रखा है। बात समझ में आई? तो दर्शन कोण के आधार पे वस्तुएं छोटी है या बड़ी, पास है या नजदीक पता लग जाता है। ठीक है, दूर स्थित वस्तुओं द्वारा नेत्रों पर बना दर्शन कोण अधिक मान का होता है। बड़ी वस्तुओं द्वारा भी नेत्रों पर दर्शन कोण बड़ा बनता है। इधर के लिए तो अगर दर्शन कोण हमें पता रहे, जैसे कह दे कि राम और श्याम द्वारा नेत्र पर दर्शन कोण 45 और 50 अंश बनते हैं, कौन व्यक्ति लंबा है? तो समूह लंबा है, उसका दर्शन कोण 50 है, और अपुआ छोट है, उसका दर्शन कोण 45 है। बात समझ में आई? तो दर्शन कोण का मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर
स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण दर्शन कोण कहलाता है। और दर्शन कोण अल्फा से रिप्रेजेंट होता है। अगर यह कोण बड़ा है तो इसका मतलब वस्तु या तो बड़ी है या तो दूर है, और दर्शन कोण छोटा तब प्राप्त होता है जबकि वस्तु या तो नेत्र के बहुत निकट हो या जो है छोटी हो। इधर क्लियर? तो किसके बारे में जान गए हम लोग? अल्फा। अभी किसके बारे में जाने? बीटा। बीटा का कोई नाम नहीं है, लेकिन है क्या ये? जैसे बेटा हमारी ये आंख है, सामने वस्तु रखे हैं, वस्तु आंख पे कोण बनाएगी, ठीक। लेकिन अगर हम आंखें में चश्मा लगा ली, व्हाट लगा ले? चपला। तो अब हम चश्मा लगा लिए तो चश्मा यहां प्रकाशिक यंत्र हो गया कि नहीं? और अब अगर हम वस्तु रखें तो क्या होगा? जब हम चश्मा लगा के वस्तु को रखेंगे तो ये जो चश्मवा है, जो प्रकाशिक यंत्रवा है, इस वस्तुया का कहीं प्रतिबिंब बनाएगा कि नहीं? फोटो बना देगा, इमेज। और वो जो प्रतिबिंबवा बने, वो अखिया पे जो कोण बनाए, उसी कोण को बीटा कहते हैं ना। माने बीटा के बनवा था प्रतिबिंब। कहां बनवा था? आंखी पे। कौन प्रतिबिंब? जन प्रकाशिक यंत्रवा बनवाए। तो परिभाषा कैसे बनेगी? किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा, जो रखिए हम लगाए रहे, वस्तु के बने अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण बीटा कहलाता है। नहीं समझे? कहां लगाए हैं? आंखें पे। चपनी बोल प्रकाशिक यंत्र। और वो वस्तु का क्या बना रहा है? और वो प्रतिबिंब नेत्र पर क्या बना है? उसी कोण को क्या कहेंगे? ठीक है। तो दोनों जान गए कि नहीं? अल्फा जान गए, बीटा जान गए। अब बच्चों अगर हम आपसे कहें कि आवर्धन क्षमता की झकास परिभाषा बताओ, तो आवर्धन क्षमता की परिभाषा बता लोगे कि नहीं? पूछो कैसे? बीटा बटे अल्फा, माने बीटा और अल्फा का अनुपात आवर्धन क्षमता कहलाता है। लेकिन बीटा और अल्फा न काबे ना, दोनों परिभाषा बोल दे। चलो बोली बोली। किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा वस्तुओं के बने अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण बीटा तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर धरी वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण अल्फा का अनुपात आवर्धन क्षमता कहलाती है। माने दिक्कत इस बात की है कि अगर आवर्धन क्षमता निकालनी है तो हमें पहले बीटा पता रहे, मतलब अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण पता रहे, और फिर क्या पता रहे बेटा? अल्फा। अल्फा बोले तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण, ठीक है। बीटा और अल्फा का अनुपात आवर्धन। समझ में आया बेटा? तो अब हम प्रकाशिक यंत्रों का वर्णन आपके सामने बारी बारी से एक एक करने जा रहे हैं। 4 करने हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, परावर्तक दूरदर्शी, अपवर्तक दूरदर्शी। और बच्चों इतिहास, बकवास, रचना, क्रिया विधि और आवर्धन क्षमता। मेन टॉपिक हमसे पूछो क्या है? आवर्धन क्षमता। मेन आवर्धन क्षमता है कि नहीं? इसे पूछोगे ना? हाँ चलो प्यारे बच्चों, सरल सूक्ष्मदर्शी बहुत ही अच्छा टॉपिक आप सभी के सामने रखे हैं। और 4 प्रकाशिक यंत्र है, और आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर को पढ़ाने में 4 दिन लगेंगे, क्योंकि हर प्रकाशिक यंत्र 1 पीरियड ले लेगा। ठीक है ना बेटा? 4 दिन में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 3 ही चैप्टर प्रकाश में है, तो इस हिसाब से आप समझ रहे हो कि हम पूरा प्रकाश पढ़ाने जाएंगे। ठीक है ना बेटा? रिवाइज भी हो जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनका पूरा हो जाएगा। और इस पढ़े हो? थोड़ा बहुत पढ़े हो, शुरुआत करें। तो ध्यान से सुनिए अमित यादव। सरल सूक्ष्मदर्शी, थोड़ा इतिहास बकवास। यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो सबसे पहले रोजर बेकन वगैरह द्वारा बनाया गया। कुछ लोग कहते हैं गैलीलियो द्वारा बनाया गया, लेकिन सही नॉलेज नहीं है। तो यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो अत्यंत छोटी से छोटी वस्तुओं का 50 गुना बड़ा से लेकर 500 गुना बड़ा प्रतिबिंब
स्पष्ट और चमकीला बनाकर प्रदर्शित करता है। माने सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जो बहुत छोटी वस्तुओं का 50 गुना बड़ा से लेके 500 गुना बड़ा आकार जो है स्पष्ट और चमकीला बना के दिखाता है। तो माने कोई वस्तु बहुत छोटी हो, उसको हम 500 गुना बड़ा करके देखना चाहें तो सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम देख सकते हैं, और तब वह वस्तु स्पष्ट और अच्छे आकार में दिखाई दे जाती है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा किसी भी छोटी से छोटी वस्तु का 50 गुना बड़ा से लेकर 500 गुना बड़ा प्रतिबिंब देखा जा सकता है। ठीक है, नाम ही सरल है तो इसकी बनावट और रचना भी बहुत सरल है। बड़े आसानी से इसको बनाया जा सकता है, और आप सभी ने सरल सूक्ष्मदर्शी देखा हुआ है और सभी सरल सूक्ष्मदर्शी बना सकते हैं। रचना समझो कैसी है। जैसे आप सभी लोग बैडमिंटन खेलते हो, क्या बैडमिंटन खेलते हो, तो जो बैडमिंटन का रैकेट है उसकी डिजाइन मन में याद करो कैसे होती है। याद आई कैसे होती है? हम बता रहे हैं। प्लास्टिक या धातु का एक गोल फ्रेम होता है जिसमें हैंडल लगा होता है जिससे पकड़ते हैं। याद आया कि नहीं? कैसे होता है बैडमिंटन का रैकेट? प्लास्टिक या धातु का कोई क्या है, गोल फ्रेम, और उसमें क्या लगा है, रैकेट है ना, में हैंडल लगा है। और ये जो गोल फ्रेम है इसमें तार की जाली बंधी होती है। ऐसे ही तो होता है रैकेट। कैसे होता है बैडमिंटन का? नेहा बताओ। धातु का एक गोल फ्रेम या प्लास्टिक का गोल फ्रेम हैंडल युक्त, और इस फ्रेम में क्या लगा है, तारों की जाली। अब अगर ऐसे ही रहमान चाचा प्लास्टिक या धातु का एक गोल फ्रेम लो, हैंडल युक्त रखो, और इस गोल फ्रेम में कम द्वारक और कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस सेट कर दो, बन गया सरल सूक्ष्मदर्शी। तो हम आप बना सकते हैं इसको। कोई एक गोल फ्रेम हो प्लास्टिक का, और उसमें क्या बनता है, उत्तल लेंस, और उसमें क्या लगा दो, हैंडल। तो यही क्या बन गया बेटा, सरल सूक्ष्मदर्शी। आप सरल सूक्ष्मदर्शी को देखे हो, मैं याद दिला रहा हूं। जैसे अगर हम महंगी वाली ज्योमेट्री बॉक्स खरीदो, महंगी थोड़ा सा ज्यादा कीमती ज्योमेट्री बॉक्स, तो उसमें देखो सारे यंत्रों के साथ साथ एक छोटा सा 2 अंगुल लंबाई का प्लास्टिक का हैंडल और ऊपर जो है लेंस लगा हुआ एक उपकरण रखा रहता है, वही है सरल सूक्ष्मदर्शी। या जो बायो के बच्चे हो, इंटर और बीएससी वाले, डिसेक्शन बॉक्स रखते हो, कैंची स्लाइड उलाइड सब उसमें रहता है, तो उसमें भी सरल सूक्ष्मदर्शी रखा रहता है। इसी तरह की डिजाइन, एक जो है प्लास्टिक का गोल फ्रेम में लेंस रहता है, हैंडल लगी रहती है। आप दांत के डॉक्टर के पास जाओ, डीबीबी पे प्रचार आता है कि देखो रामलाल का दांत एकदम चमक रहा है, इतना वायरस है, तो एक धातु का गोल फ्रेम होता है, वो पकड़ के डॉक्टर दांत के सामने रखता है तो बड़े बड़े कीड़े चलते हुए दिखते हैं, दिखाता है ना टीवी। तो वो क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी। जैसे मेडिकल स्टोर के दुकान पे चले जाओ या जनरल मर्चेंट की दुकान पे, जो थोड़ा वीआईपी दुकानें हैं, तो जो किताब जो सामानों के रेट होते हैं बहुत छोटे छोटे रहते हैं, तो दुकानदार उठाता है, से लगाता है, उसको बड़ा बड़ा दिखने लगता है। ऐसे धातु के गोल फ्रेम में लेंस रहता है, हैंडल पकड़ता है, लगा देखता है तो बड़ा बड़ा दिखने लगता है। मोस्टली मेडिकल स्टोर पर या जनरल मर्चेंट दुकान पर सरल सूक्ष्मदर्शी रखा रहता है। घड़ी साज की दुकान पर चले जाओ, किसकी घड़ी साज, मतलब घड़ी मेकर, घड़ी बनाने वाले। हालांकि अब तो कोई जाता नहीं घड़ी साज की दुकान पे, क्योंकि सब ऑटोमेटिक घड़ियां आती हैं, वो बन में नहीं करती हैं आदमी जो है। लेकिन अगर घड़ी साज की दुकान में चले जाओ तो जो घड़ी बनाने वाला होता है, घड़ी तो छोटी सी चीजें होती है, उसमें मशीनें छोटी छोटी होती हैं, तो अखियां में ऐसे जो है अगर कभी देखे हो तो प्लास्टिक का ऐसे पेन के ढक्कन की तरह निकला हुआ फंसाए रहता है, और जिसमें लेंस लगा रहता है, देख देख बनाता रहता है, तो वो भी क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी। तो ध्यान में आ गया सरल सूक्ष्मदर्शी नहीं? एक बार हम फिर से बोलते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा अत्यंत छोटी से छोटी वस्तुओं का 50 गुना बड़ा से लेकर 500 गुना बड़ा तक स्पष्ट और चमकीला
प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। और इसमें धातु या प्लास्टिक का एक क्या होता है, गोल फ्रेम, जो कैसा होता है बेटा, हैंडल युक्त। और इस गोल फ्रेम में कम द्वारक और कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है। और यही जो है क्या होता है, एक तरह से हमारा जो है सरल सूत्रदर्शी। ये बन गया सरल सूत्रदर्शी। सेड और देख के बता दो, ऐसे थोड़ा करिए कर दो। बात समझ में आई, क्लियर हो गया कि नहीं? तो सरल सूत्रदर्शी की ये जो है रचना है, ये फिगर है। अब बेटा क्रिया विधि जो हमने बताया था कि इंटर में मेन है, जिस वस्तु को सरल सूत्रदर्शी द्वारा देखना होता है उस वस्तु को सरल सूत्रदर्शी के बहुत नजदीक रखते हैं। माने सरल सूत्रदर्शी उत्तल लेंस है, तो जिस वस्तु को सरल सूत्रदर्शी के द्वारा देखना होता है उस वस्तु को उत्तल लेंस के बहुत नजदीक प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच रखते हैं। चलो दिखाते हैं क्रिया विधि कैसे होती है। तो प्यारे बच्चों, ये क्या है, कम द्वारक और कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस, जो है सरल सूत्रदर्शी के रूप में है। जिस वस्तु को देखना होता है, हमने बताया कि उसे इसके प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के मध्य रखते हैं। याद आया? यहां पर प्रकाशिक केंद्र है और यहां पर प्रथम फोकस है। यहां द्वितीयक फोकस है और ये वस्तु यह है। नाम बोलो इसका, ए किरण आरेख वेन है ना। तो जिस वस्तु को सरल सूत्रदर्शी द्वारा देखना होता है उसे उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच रखते हैं। ठीक है ना बेटा? हम जानते हैं कि एक किरण मुख्य अक्ष के कैसे चलेगी, लेंस से परावर्तन के पश्चात द्वितीयक फोकस से। जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं वो अपवर्तन के पश्चात कहां से जाती हैं, और एक किरण कहां से चलेगी, प्रकाशिक केंद्र से, और वो इसी मार्ग से आगे बढ़ जाएगी। यहां दोनों किरणें फैलती हुई दिख रही हैं, एक दूसरे को काटेंगे नहीं बल्कि दूर होती जाएंगी ना। इसलिए इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएं। इन किरणों को किधर की ओर बढ़ाएं बेटा? और जब इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये किरणें कहीं ना कहीं कट जाती हैं और इस देख नहीं रहे हो, कट जाती है कि नहीं? जहां कट जाती हैं वही वस्तु का सीधा वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन जाता है। ठीक है? वही वस्तु का सीधा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन गया कि नहीं? और हम यहाँ आंख लगा के इस वस्तुया को देख लेते हैं। यहाँ वस्तु को हम जो है आंख लगाकर देख लेते हैं। कोई डाउट बेटा? यहां से हम जो है वस्तु को देख लेते हैं। कोई असुविधा किसी को? समझ आया? समझ आया बेटा? तो यहां पर देखिए जरा, एक बार समझिए।
कि जिस वस्तु को सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखना होता है उस वस्तु को सरल सूक्ष्मदर्शी के लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के मध्य रखते हैं। एक किरण मुख्य के समांतर चली, कहां से गई? द्वितीयक फोकस से। एक किरण प्रकाशिक केंद्र से चली, पीछे बढ़ाए जाने पर दोनों किरणें ए डैश पर मिली। वस्तु का वस्तु से बड़ा सीधा और आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन गया। और ये प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी को हम v से लिखते हैं, और ये वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी को हम u से लिखते हैं। याद आया? और अगर ये जो है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा इस पर कोण बीटा बना हो, अंतिम प्रतिबिंब नेत्र पर जो कोण बनाता है उसी को क्या कहते हैं? त्रिभुज ABO, त्रिभुज ABO से tan बीटा लंब बटे आधार, क्या लंब क्या है? आधार क्या है? इधर वाली दूरी माइनस है। कोण छोटे होते हैं तो tan बीटा का लिख उठेगा, ठीक है। और अगर वस्तु स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर रखी होती और नेत्र पर जो कोण बनाती तो उस कोण को आप अल्फा कहते, अगर ये डी दूरी पर रखी होती। नहीं समझ में आया? परिभाषा बताए हैं आपको कि अगर कोई वस्तु नेत्र से डी दूरी पर रखी हो तो वो नेत्र पर जो कोण बनाएगी उसे क्या कहते हैं? अल्फा, माने विजन एंगल, दर्शन कोण। यही तो इस त्रिभुज से देखो, यहां इस त्रिभुज से अगर देखें तो tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार AB बटे, कोण छोटे हो तो tan अल्फा को क्या लिख देंगे? तो AB बटा D। समीकरण हमको चाहिए क्या? आवर्धन क्षमता। क्या चाहिए? आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है? उसको इससे भाग दो, AB कट जाएगा, नीचे खर ऊपर चला जाएगा, -d/u आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा कि नहीं? मैंने बोल दो हमसे, अगर इसको इससे भाग देंगे तो AB कट जाएगा, d ऊपर यू नीचे, -d/u। तो ये बेटा आपने देखा, पूछो हमसे क्या देखा? सरल सूक्ष्मदर्शी का वर्णन हमने कराया, रचना ये बनाई, क्रिया विधि आलेख ये है, और व्हाट इज दिस? आवर्धन क्षमता। आपको बताया मैंने कि सरल सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब नेत्र पर जो कोण बनाए उसे ही तो बीटा कहते हैं, और ननकैर त्रिभुज से बीटा निकाल दें, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब जो है बनता है कोण तो अल्फा होता है। दोनों भाग दिए तो आ गया कि नहीं? अच्छा एक बात और बता दे, चाहे जो प्रकाशिक यंत्र हो, जब बेटा आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करेंगे तो आवर्धन क्षमता में दो स्थितियां लगाएंगे, दो कंडीशन। एक कंडीशन की अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, माने बहुत दूर, और दूसरी कंडीशन कि अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर बन रहा हो। तो दो कंडीशन देखो। पहली स्थिति क्या? अंतिम प्रतिबिंब कहां बने बेटा? अनंत पर। इसको श्रांत नेत्र अवस्था कहते हैं। अनंत पर हो, अगर अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने? आपको बता दें बेटा, उत्तल लेंस की कहानी है कि जब वस्तुएं लेंस के फोकस पर रखी होती है तभी उनका प्रतिबिंब कहां पर बनता है ना? तो अगर वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, माने वस्तु कहां रखी है? फोकस पर। अनंत पर कब बनता है प्रतिबिंब? तो माने वस्तु दूरी क्या है? फोकस है ना? तो अब इस सूत्र में m बराबर क्या लिखा है? -d/u, -d/u की जगह तो m बराबर क्या आ गया? मतलब सवाल लगाने में काम देगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है? m बराबर। ऐसे सवाल दे, कैसे पूछा हमसे? कहे एक सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 10 सेमी है, इस लेंस की आवर्धन क्षमता श्रांत नेत्र स्थिति में बताओ। तो हम जान गए कि यह वाली स्थिति कहां था? श्रांत नेत्र माने अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, और तब आवर्धन क्षमता सूत्र क्या है? m बराबर d/u ना, d/f
डी की जगह का लिख दे 25, एफ की जगह का लिख दे सवाल ये जब 10 देत बा खट से हल कह दे उत्तर आ जे ना कहां आ जे पक्का समझ में है। अब दूसरी का और ये हर डेरिवेशन में लगा हुआ है हम आवर्धन क्षमता निकालने के बाद कोई कंडीशन दूसरा कंडीशन हमसे पूछो अंतिम प्रतिबिंब अब कहां बने बेटा डी दूरी पर जहां आप देख सके अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बना है और ये देखो अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है तो देखो अब प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई सब इधर है आप माइनस रहे कि ना है याद करो याद आया 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है कि नहीं याद आया कि नहीं तो 1/f बराबर 1/v की जगह बोला v की जगह ऊपर लिख देते हैं हम कहीं दिखाएंगे 1/f बराबर दिखान 1/v की जगह अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बना है स्पर्श डिस्क की न्यूनतम दूरी पर माइनस 1/u u भी माइनस में इधर है तो पूरे में d से गुणा कर दी पूछा कितने से d से तो d/f बराबर d से d कट गए माइनस या प्लस d/u इधर पक्षांतर हो गया तो d/u बराबर 1 + d/f इसलिए हम बराबर हमको क्या चाहिए आवर्धन क्षमता सूत्र क्या आया है माइनस क्या आया है d/u मान में निकाल लेंगे ना कहां निकालेंगे ले आइए ये आवर्धन क्षमता के ओरिजिनल सूत्र m बराबर -d/u और ये आवर्धन क्षमता सूत्र तब जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनना चाहिए कितना है d/f और जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श डिस्क की न्यूनतम दूरी पर बना तो सूत्र क्या आएगा 1 + d/f माने उस d/f में 1 जुड़ गया है समझ आए बच्चों तो इस तरह से सरल सूत्र से कफ जो है पूरी तरह से वर्णन हो गया किसी कोई दिक्कत बेटा